हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप बड़े अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम की तैयारी को और भी अच्छा बनाने के लिए आप लोगों को ये सेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। डीआई पढ़ने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। और डीआई की यदि बात करें तो ये एसएससी के लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है। डी ट्रिपल एस भी एग्जाम में पूछा जाता है। बैंकिंग में आपको पता ही होगा कि भाई डीआई की क्या इंपॉर्टेंस है। मैथ में जो है नॉर्मल क्वेश्चन तो एक आध देखने को मिलता है, बाकी मोस्टली चीजें जो पूछी जाती हैं वो डीआई ही से ही रिलेटेड करके पूछी जाती हैं। रेलवे में भी एक डायरेक्शन पूछा जाता है जिससे दो या तीन क्वेश्चन हमारे साथ बन जाते हैं। तो बात करें, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करूं कि कुछ बच्चों को डाउट होता है कि डीआई जो है वो रीजनिंग का पार्ट है या मैथ का पार्ट है। तो उस सभी डाउट को खत्म कर देता हूँ, सीधा सीधा बोल देता हूँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ लो। बाकी आपको मैथ के किसी बैच में पढ़ना है तो आप वहां से पढ़ सकते हो किसी भी टीचर से। ठीक है। तो सीधी सीधी बात करते हैं भाई, बैंकिंग में क्या क्या चीजें काम की हैं। वो सारी की सारी चीजें जो है भाई वो सामने लिखी गई हैं। एसएससी में क्या काम का है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं। एसएससी में आपको पांच चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा भाई डीआई डाटा टेबल देखने को मिलेगा, हिस्टोग्राम देखने को मिलेगा, बार ग्राफ देखने को मिलेगा, लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा, पाई चार्ट चीज जैसी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। वहीं पे बात करें बैंकिंग में इसके अलावा भी चीजें होती हैं। और वो कौन कौन सी होंगी भाई। देखो, ये पांच चीज पहले तो जो है वो सेम है ही सभी में। उसके बाद है मिक्स ग्राफ, फिर है मिसिंग डीआई, फिर है रेडार टाइप, फिर है पजल डीआई, फिर है ट्रायंगुलर चार्ट। हालांकि इनमें से भी लिमिटेड चीजें ही पूछी जाती हैं। जैसे कि रेडार टाइप की बात करें, रेडार टाइप शायद देखने को मिला ही नहीं है अब तक, लेकिन ठीक है डीआई का पार्ट है तो भाई पढ़ लेते हैं, पता ना कब क्या देखने को मिल जाए। ठीक है। ऐसे ही बात करें बेटा ट्रायंगुलर चार्ट की, तो ट्रायंगुलर चार्ट जो है वो भी हमें देखने को नहीं मिला है अपने एग्जाम में बैंकिंग में। लेकिन पार्ट है तो पढ़ लेते हैं, मैं तो आपको सब कुछ पढ़ाऊंगा ही। आपका जो मन करे आप वो वीडियो देख सकते हैं डीआई में। ठीक है। चलिए भाई, समय को खराब ना करते हुए सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है डीआई में। सबसे पहले तो बात करें डीआई में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हाउ टू इंटरप्रेट ए डाटा, सॉरी इंटरप्रेट ए डाटा, हाउ टू इंटरप्रेट ए डाटा। तो हमें डाटा का कैसे ध्यान रखना होगा, वो क्या क्या है। सबसे पहले तो रीड द गिवन डाटा, हमें जो गिवन डाटा होगा उसको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना है, जल्दी पढ़ना है। उसके बाद हम डाटा को ऑर्गेनाइज करना होगा, यानी कि डाटा को अरेंज करना होगा। जो चीज़ें हमसे पूछी गई हैं उसके आधार पर डाटा को अरेंज करना होगा कि भाई कोई डाटा हमें ए और बी से उठाना पड़ेगा, तो कोई डाटा हमें सी डी या ई से, इनमें से किसी एक से उठाना पड़ सकता है, तीनों से उठाना पड़ सकता है, या हो सकता है पूरा का पूरा कंप्लीट डाटा भी हमें उठाना पड़ जाए। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें बदल जाती हैं। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा कि भाई क्या क्या चीजें होंगी। उसके बाद हमें कंक्लूजन निकालना होता है कि उस डाटा से क्या कंक्लूड हुआ, कंक्लूजन निकालो, आंसर निकालो। एक ही बात है बेटा, ठीक है ना। तो ज्यादा यहाँ पे कुछ समय खराब नहीं करेंगे इन बातों को करके, क्योंकि ये सब बच्चे को पता है। बस एक रफली सा आइडिया बता दिया आप लोगों को कि भाई क्या क्या ध्यान रखना होगा। कॉन्सेप्ट की बात करें कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे डीआई में यूज होता है। पहली बात तो ये है कि भाई डीआई में क्या है, एक आपको डायग्राम सा देखने को मिलेगा, उसके बाद उसमें कुछ डाटा फिल होगा। और वो डाटा किस तरीके से सोल्व होगा, वो होगा परसेंटेज के आधार पे सोल्व, वो होगा रेशो के आधार पे, वो होगा एवरेज के आधार पर, वेटेड एवरेज के आधार पर, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट के आधार पर। ठीक है। ये मेन मेन चीजें मैंने लिख दी हैं, हो सकता है एक आध चीज मिस भी हो चुकी हो, वो फिर हम अपने क्वेश्चन के दौरान ही देख लेंगे। लेकिन पढ़ेंगे ऐसे कि कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे डीआई में यूज होती हैं, तो इसी को हम सब लोग पढ़ने वाले हैं। और ये वीडियो देखने से पहले यदि आप लोग बेटा इनके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हो, तो इनके बारे में एक रफली सा आइडिया लें। किसी भी टीचर की शुरुआत की चार पांच वीडियो कर ले भाई। मान के चले परसेंटेज आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो खैर वो तो अलग ही बात होगी भाई, कौन टीचर किस स्पीड से पढ़ा रहा है। लेकिन मैं नॉर्मली बता रहा हूँ कि यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो किसी भी टीचर की तीन से चार वीडियो देख ले, काम चल जाएगा। सेम काम रेशो में करना है, सेम काम एवरेज में। वेटेड एवरेज लगभग मिलता जुलता ही है, मैं हल्का फुल्का बता ही दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में भी आपको यही करना है। प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ना करो तो भी काम चल जाएगा। बस एक बेसिक सी बातें कि भाई प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, वो हमें थोड़ा बहुत फॉर्मूला सा जो है, जो फॉर्मूला सा थोड़ा बहुत होता है, वो उसका हमें ध्यान हो तो भाई हम चीजों को कर लेंगे। चलिए जी, अब बात करते हैं अपने आगे। परसेंटेज किस तरीके से यूज होगा, या फिर परसेंटेज का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा होगा, एक बार वो रफली सा बता देता हूँ भाई। हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, या हो सकता है आप किस किन चीजों को ढूंढोगे कहीं दाएं बाएं से, तो एक बार वो बता देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पे डीआई का कोई क्वेश्चन तो यहाँ पे सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता के खत्म कर देता हूँ इस वीडियो में। अगले से फिर हम देखेंगे, और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा लास्ट में कि भाई ये चीजें क्या क्या होती हैं, रेडार टाइप क्या है, फलाना टाइप क्या है, दिखड़ा टाइप क्या है, वो दिखने में कैसा होता है। वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग कर चुके होंगे। इंट्रोडक्शन पूरा पूरा यहाँ पे खत्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम चीजों जो है अपना वीडियो जो है उसमें अगले सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे होंगे, अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू कर रहे होंगे। वहां पे फिर मैं ये कॉन्सेप्ट बता के आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ। चलिए, अब बात करते हैं कि भाई क्या क्या होगा। देखो 12% ऑफ 450, हालांकि परसेंटेज का
कोई भी टीचर का क्वेश्चन उठा लो, वो तीसरे या चौथे क्वेश्चन तक या टॉप 10 क्वेश्चन तक वो ये चीज समझा देता है कि भाई 12% ऑफ 450 बोल दो, या फिर 450% ऑफ 12 बोल दो, एक ही बात होगी। ये वो बता चुका होगा। तो चलिए एक बार रफली साइड लेते हैं कि यदि ये लिखा जाता तो इसको कैसे सोल्व करते हैं। भैया 12 के नीचे 100 लिख देंगे, गुना कर देंगे 450 के साथ, और अपना जो है आंसर हम लोग पता लगा लेंगे। ठीक है जी। तो ये तकरीबन तकरीबन बन जाएगा, आई थिंक 54 के आसपास बन जाएगा भाई ये। ठीक है। और ये मैंने यहाँ से सोल्व नहीं किया है, मैंने बेटा जो है वो चीजें यहाँ से सोल्व कर ली हैं। और वो कैसे सोल्व कर ली, वो ऐसा देखो, 450% है, यानी कि 12 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा, 450, 400% हमने लेना। 12 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा बेटा, 48, यानी कि 48 तो ये होगा। ये 50 क्या है, 400 से बड़ा, 500 से छोटा, यानी कि 400 और 500 के बिल्कुल मिड टर्म है ये। तो इसका मतलब 12 का भी बिल्कुल आधा ही करना होगा। 12 का आधा हमने किया 6, 48 जमा 6 54 होगा, 54 अपना राइट आंसर आ जाएगा। मन नहीं मानता तो भाई कर लो, ये आ गया बेटा 20। और अगर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 9 90 आ गया। और ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया बेटा 6। और 9 6 54, 54 ही अपना राइट आंसर होता है। ठीक है बेटा, बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है। और आपको नोट करने लायक लगे तो नोट कर लेना भाई, बाकी मैं तो यहीं पे ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो समझा रहा हूँ। इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके बेटा, अगर कुछ लिखने लायक लगे अपने अकॉर्डिंग तो आप लोग लिख लें। देखिए हर बच्चे का जो समझने का तरीका होता है, या हर टीचर का समझाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज को समझें, इस चीज को नोट करें। ऐसा नहीं कि भाई मेरे दोस्त ने तो नोट नहीं किया तो मैं भी नोट नहीं करूंगा, ये चीज काम की नहीं है। तो आप लोग इसको नोट कर ले, आप अपने लिए देखें। ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरे की बात करें, ए गो 20% मार्क्स। हो सकता है मैक्सिमम मार्क्स कितने भी हो, उसका 20% मार्क्स मिला है। मान के चले मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो 100 का 20% मार्क्स उसे मिला है भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको कुल मिला के 100 में से 20 मार्क्स मिले हैं। आई बात भाई समझ में। चलो जी, मैं मानता हूं कि भाई टोटल मार्क्स है 500, तो 500 का 20% उसे मिला है। चलो भाई 500 का 20% कितना हो गया, 5 गुना 20, ये आ गया भाई 100। तो उसको 100 नंबर मिले हैं। सही बात है, पक्का। चलो एक चीज और समझ लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई। चलो मान के चले उसको क्या मिला है भाई, उसको मिला है 450 का 20%। टोटल मार्क्स है 450, 450 का 20% मिला है उसे। चलो जी, सॉरी बेटा, ये एक जीरो से एक जीरो, इस एक जीरो से एक जीरो, 45 गुना 2 90। तो उसे इसके मतलब कुल मिला के 90 मार्क्स मिले हैं। तो आपको समझ में आया कि इसका मतलब क्या है, ए को 20% अंक मिले हैं। इसका मतलब जितने कुल अंक थे उसी का तो 20% मिला होगा ना भाई। ऐसा ही कुछ ना। मैंने यहाँ पे एक बार 100 रखा तो मेरा आंसर कितना आया, 20 आया बेटा। मैंने एक बार यहाँ पे 500 रखा तो मेरा आंसर कितना आया, 100 आ गया। एक बार मैंने यहाँ पे 450 रखा तो मेरा आंसर कितना, 90 आ गया। चलो एक बार 300 रख के बता देते हैं कि 300 के साथ अपना आंसर कितना आएगा। तो भाई दो जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 3 गुना 2, ये आ गया बेटा 6 और एक जीरो, तो 60%, सॉरी 60 मार्क्स आ गया। तो 60 मार्क्स आ जाएगा अपना। तो हम लोग इस तरीके से करते हैं, जितना टोटल मार्क्स है उसका 20% निकालना है। इस लैंग्वेज का मतलब भाई ये हो गया। ठीक है। चलिए जी, आप लोग वही बात है कि भाई अपनी सुविधा के अनुसार इसको नोट कर सकते हैं। यहीं पे दूसरी बातें समझा रहा हूँ। चलो दूसरी बात कहता है, ए गो 20% मोर मार्क्स देन बी। ए को बी से 20% ज्यादा मार्क्स मिले हैं। तो कुल मिला के पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई बी को कितना मिला है। बी का ही तो 20% ज्यादा मिला है ना। तो मान के चलो बी को मिला है बेटा कितना, 100। हमने मान लिया भाई। तो 100 का 20% ज्यादा मिला किसको, ए को मिला, यही तो लिख रखा है ना। ए को बी से 20% अधिक अंक प्राप्त हुए। मान के चलो बी को 100%, 100 नंबर मिले। तो ए को कितना मिला होगा, 100 का 20% ज्यादा। तो इसका मतलब कितना, 20 नंबर और फालतू मिले होंगे, किससे, बी से। तो बी के कितने थे भाई, 100 मार्क्स, उससे 20 नंबर ज्यादा मिले, तो ए को कितने मिल गए भाई, ए को मिल गए 120 मार्क्स। ठीक है जी, पक्का। चलूं आगे, एक और रफली सा आइडिया ले लेते हैं कि उसको 20% मार्क्स ज्यादा मिले हैं। मान के चले भाई बी को मिले हैं 300 मार्क्स, मान लेते हैं भाई 300 मार्क्स मिले हैं। ठीक है। और उसको 20% ज्यादा मार्क्स मिले हैं, सॉरी ए को बी से 20% ज्यादा। तो इसका 20% निकाल लेंगे भाई। कैसे निकाला, ये आ गया 3 गुना 2 कितना आ गया बेटा, 60 आ गया। यानी कि उसको 60 मार्क्स ज्यादा मिले हैं। यानी कि यदि बी को 300 मिले हैं तो ए को 60 नंबर ज्यादा, यानी कि 300 प्लस 60, 360 मार्क्स मिले हैं उसको। आई बात भाई समझ में, पक्का। चलूं आगे। तो इसका मतलब हमने ये निकालना भी सीख लिया है। चलिए जी, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग ना वीडियो की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं अपने कोग्निटिव लेवल के हिसाब से। भाई आपको जैसे समझ आ रहा है आप उससे करें, हालांकि मैं बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूँ। और भाई डीआई करने से पहले ये बेसिक बातें आपको पता होंगी, तो आप वीडियो को काट काट के भी देख सकते हैं। वट
सॉरी, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, मान के चलें बी जो है वो 100 होगा, और ए जो है भाई वो कितना है, उसका है 50। तो ए कितना है बी का, कितना है भाई, ये है 50। किसका, बी का, तो नीचे आएगा भाई बी, इसका मतलब ये आ गया 100। तो 50%, ये कितना हो गया भाई, 50% है उसका, बी का 50% है, ठीक है भाई। चलूं आगे, पक्का। चलो जी, ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी। ए जो है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है। ए दे रखा है 780, बी दे रखा है 360। एक रफली सा आइडिया यदि मैं लूं, तो भाई ये कितना बना देगा, इसको दो के साथ गुना करेंगे, 6 गुना 2 12, यानी कि 72। 720, तो यानी कि ये भाई 50% से तो ज्यादा ही है। अगर ऑप्शन होता 50% से ज्यादा का, तो उसको टिक कर देते, लेकिन ठीक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। ये तो भाई तुक्के लगाने वाली बात हो गई, या अप्रोक्सीमेट वाली बात होगी, एग्जैक्ट वाली बात कर लेते हैं एक बार के लिए हम लोग। चलिए, ए कितना है भाई, 780, बी कितना है भाई, 360 है। तो कहता है ए इज व्हाट परसेंट मोर, ए कितना ज्यादा है। तो 780 माइनस 360 करेंगे, तो ये बना देगा बेटा, ये 20 आ गया, ये 420 आ गया। तो ए कितना ज्यादा है, 420 ज्यादा है। किससे, मोर देन बी। तो नीचे बेस क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो बी का कितना है भाई, 360 है। चलो जी, ये आ गया 100। और भाई जीरो से जीरो कट गई, 100 का, तो इसका मतलब परसेंटेज बना ही लेंगे हम लोग। ये आ गया भाई 6 सत्ते 42, ये आ गया 6, आ गया, ठीक है जी। तो ये आ गया 700/6, या फिर ये परसेंट है तो ठीक है, इसको 7/6% बोल दो, एक ही बात हो गई। तो यानी कि 1% ज्यादा हो गया, सॉरी, एक ज्यादा हो गया कितने पर, 6 पर। तो क्योंकि भाई ये नीचे 6 है ऊपर 7 है, तो कितना ज्यादा हुआ, एक ज्यादा। 1/6% ज्यादा है, तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.2/3%। तो इतना हो गया, यानी कि वो 100 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई 116 सही 2/3%। मन नहीं मानता तो ये कर लो भाई, 700 डिवाइड बाय 6 कर लो, तब भी यही आएगा 0.66। काम खत्म अपना, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एक बार। अह, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए जी। तो वो कितना ज्यादा हो गया भाई, वो ज्यादा हो गया 16 सही 2/3%, 116 सही 2/3%। चलिए जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एक बार। चलिए जी, इसी को एक और तरीके से देखते हैं। देखो, मान के चलो रफली नॉर्मल सा आ जाता, 720, 350 आ जाता, तो कर लेते भाई हम। लेकिन यदि ये लिख दिया जाए तो क्या करेंगे, दो तरीके, कौन कौन सा। पहला तो ये है 720 का मेरी जान 28% निकाल के कोई वैल्यू निकाल लो। उसके बाद सॉरी सॉरी 16 नहीं, 350 का 16% निकाल के कोई वैल्यू निकाल लो, इनको आपस में कंपेयर कर लो। पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि ये परसेंटेज है ही क्या यार, परसेंटेज रेशो ही तो है भाई। तो ये क्या करेंगे, 28% किसका निकालना है, 720 का निकालना है। सीधी सी बात है, रेशो निकाल लो। काम को क्यों मुश्किल करो यार, जब अपने पास आसान तरीके हैं तो। ये 350 आ गया, लो भाई। अब इसकी कुछ ना करना, अब काटा पीटी करना है। इस 100 से ये 100 चला गया, ये आ गया भाइयों 4, क्योंकि 4 चौक 16, और ये आ गया भाई अपने पास सत्ते। जीरो से ये जीरो गई, ये 7 एकम, और ये आ गया 7 5 35, और ये आ गया भाई 4 काट देंगे तो ये आ जाएगा मेरी जान 18। तो यानी कि रेशो क्या बन गया, ये रेशो बन गया 18:5। तो x कितना ज्यादा है, ये x आया, ये y आया। x कितना ज्यादा है भाई, 13 ज्यादा है। यही ना, 13 ही तो ज्यादा हो गया। अच्छा, किससे, उसने पूछा y से कितना ज्यादा है, तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। और तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया 20, तो 13 गुना 2 26, यानी कि 260% आ गया भाई। वो y का कितना है, 260% है। ठीक है जी, पक्का। चलूं आगे, चलो जी। सक्सेसिव चेंज, परसेंटेज की ही बात है, सक्सेसिव चेंज भी हमें ध्यान रखना होगा। 20% इंक्रीज, 10% इंक्रीज, ठीक है। सक्सेसिव का मतलब होता है कि कोई चीज 100 की है, उस पे पहले 10% बढ़ा दो, उसके बाद उस पे फिर से 10% बढ़ा दो, तो वो सक्सेसिव हो गया भाई। ठीक है ना, कि 2 बार लगातार या 4 बार लगातार कुछ एक ही चीज हम उस पे करें। हो सकता है वो सस्ती करे भाई, पहले 10% की छूट दी, उसके बाद फिर से 10% की छूट दी गई, ठीक है ना। या पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद जो बना उसका फिर से 10% बढ़ाया गया। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो 20% बढ़ा दिया गया, नहीं भाई। बढ़े हुए भी तो कुछ बढ़ेगा ना। चलिए इसको समझते हैं। सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, x + y + xy/100।
एक्स क्या है, पहली बार बढ़ा, वाई क्या है, दूसरी बार बढ़ा। ठीक है जी। चलो, अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, इधर घटा होता तो ये माइनस आ जाता, कि वही पहली बार घटा फिर दूसरी बार घटा तो माइनस आ जाता प्लस के स्थान पर, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। चलो, तो इसकी बात करें, वो कितना बढ़ा, पहले 20% बढ़ाओ किसी चीज को, फिर 10% बढ़ाओ। ठीक है। तो अब इसकी बात करें वो कैसे होगा। मान के चलो कोई 100 की चीज है, उसको पहले 20% बढ़ाया हमने, तो कितने की बन गई भाई वो 20 बढ़ गई, यानी कि वो 120 हो गई। अब 120 का हमने 10% बढ़ाया। चलो जी, 10% बढ़ा दो तो 12 एकम 12, यानी कि 12 बढ़ गई। 120 जमा 12 कितना होगा भाई, 132 हुआ या नहीं हुआ, पक्का। ठीक है जी। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। x कितना बढ़ा भाई, 20। y कितना बढ़ा भाई, 10। चलो जी, एक्स वाई, 20 × 10, 20 × 10 जो कि होगा 200। ये बन गया भाई, तो ये कितना बन गया, 30 प्लस 200/100 करेंगे तो दो जीरो से दो जीरो कट ही जाएगा भाई। तो कितना बनेगा, 2 बनेगा, 30 और 2 32। तो 100 से कितना हो गया, 32, यानी कि 132 हो गया, 32 बढ़ गया तो यानी कितना हो गया, 132। यहाँ भी 132 हो गया भाई, यहाँ भी 132 हो गया, काम खत्म हो गया, यानी कि बराबर चीज है। ठीक है। यदि ऐसी बात है तो इसको हम समझ लेते हैं। देखो, जहां चीजें फ्रैक्शन में आ जाए, अगर ये है तो फॉर्मूला चिपका दो भाई, कुछ मत सोचो, फॉर्मूला चिपका दो। अगर ऐसी बन जाती हैं तो अपना सोल्व कर लो। कैसे, रेशो के फॉर्म में सोल्व कर दो। अभी अभी तो पता है परसेंटेज क्या है, परसेंटेज रेशो है भाई। तो इसको सोल्व कर लो। इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन बनेगी भाई 1/6। ये बनेगा भाई 1/4, 1/8, 1/7, 1/5। अब काम खत्म हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि कितना हो गया भाई, 6 से 7 हो गया। इंक्रीज हो गया यानी कि 4 से कितना हो गया मेरी जान, 5 हो गया। डिक्रीज हो गया, 8 से घट गया, तो यानी कि 8 से कितना हो गया भाई, 9 हो, सॉरी 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 यार, घटा है अब की बार तो 8 से कितना हो गया भाई, 8 से हो गया 7 हो गया। चलो जी, ये कितना है, डिक्रीज, यानी कि 7 से 1 घट गया। 7 से घट कर कितना बच गया, 6 बच गया। 20% इंक्रीज हुआ है, यानी कि भाई 5 से कितना हो गया, 5 से 1 बढ़ गया, यानी कि 6 हो गया। अब क्या करेंगे, अब भाई दो तरीके हैं, या तो इन सभी को आपस में जोड़ जाड़ लो, गुना कर लो, उसके बाद आंसर का पता लगा लो। ठीक है। या फिर इसको काटा पीटी कर लो। कैसे, 6 से 6 कट गया भाई, और क्या कटेगा, इस 7 से ये 7 कट गया। इसके अलावा कुछ कट रहा है क्या, बिल्कुल भाई, ये कितना आ गया, ये आ गया 3, और भाई ये मान लो ये आ गया 2 आ गया। तो अब कितना बचा, अब भी कुछ कट रहा है क्या, अब नहीं कट रहा। 7 × 3 21, ये हो गया भाई 21, और ये 8 × 2 16। अच्छा, ये 5 से 5 भी तो कटेगा भाई, हाँ। चलो ठीक है जी, 8 × 2 16, यानी कि जो चीज पहले 16 थी, 16 से कितनी हो गई, 21 हो गई। तो कितना बढ़ा भाई, 5 बढ़ गया ना, कितने पर, 16 पर। तो 100 पर कितना बढ़ा होगा। ठीक है भाई, पक्का। अब 1/16 की वैल्यू अगर हम बात करें, कितना है मेरे को याद नहीं है भाई, लेकिन रफली पता है कितना होगा, 6 के आसपास होगा। तो जब इसका मतलब ये 6 है तो ये कितना होगा, ये 6 × 5 30, तो यानी कि 30 और कुछ फ्रैक्शन भी तो बनेगा ना, तो यानी कि 31 के आसपास होगा। तो इसका आंसर 31 के आसपास कुछ होगा, कुछ फ्रैक्शन में बन रहा होगा। मन नहीं मानता तो भाई फिर तो यही है अपने पास कि 500/16 कर लो। अगर ये भी ना किया जाए तो इसको और छोटा कर लो। कैसे, ये आ गया भाई 4 पे, ये आ गया 25 पे, 25 × 5 125, 125/4 आ गया, जो कि बनेगा भाई 3 × 3, तो 12 खत्म हो गया। उसके बाद ऊपर से उतारेंगे 5, 4 × 4, और उसके बाद .25, ये बन जाएगा भाई आई थिंक। ठीक है, 31 पॉइंट समथिंग बनेगा बेटा, वो देख लेना एग्जैक्ट क्या बनेगा, लेकिन मैंने बता दिया आप लोगों को, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो कुछ सोल्व कर ही नहीं रहे हम लोग। ठीक है ना। चलिए अभी नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, रेशो क्या बताया भाई, अभी अभी तो बताया कि परसेंटेज ही क्या है, रेशो है। रेशो ही क्या परसेंटेज है, कंपैरिजन हमें करना होगा। रेशो का मतलब क्या है कि कंपेयर करके बता दे हम लोग। ठीक है जी। कैसे, A/B दे रखा है भाई, A/B, आगे दे रखा B/C, तो B ये रहा, C ये रहा। चलो जी, फाइंड ABC हमें करना है। चलो, AB कितना है भाई, AB दे रखा है 2/3, BC कितना है भाई, 4/5। कैसे निकालेंगे, अब बड़ा सिंपल हो गया काम। देखो, 4 के आगे खाली है, तो अब जितनी जगह पर खाली होगा सभी पर 4 फिल कर दो भाई। 3 के पीछे कितनी जगह खाली होंगी, वहां पर 3 फिल कर दो। चलो जी, अब काम अपना बिल्कुल आसान हो गया। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 × 2 ये आ गया भाई 8, 4 × 3 12 है, 5 × 3 15 है। ये आ गया अपने पास 8/12/15 है। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या समस्या हो गई, कुछ हुआ क्या, नहीं, बस यही छोटा मोटा कॉन्सेप्ट अपने को यूज करना था। चलिए जी, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्या है, एवरेज है भाई। एवरेज क्या है,
एवरेज और उसका कॉन्सेप्ट यूज करना है। एवरेज और उसका कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे हम लोग? या तो ये हो कि भाई पुराना देसी तरीका अपना, इन सभी को टोटल कर लो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लो, तो क्या बनेगा भाई? टोटल नहीं, सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल ऑब्जर्वेशन की टोटल कितनी है, तो सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन क्या है भाई? इन सभी को ऐड कर दो, उसके बाद टोटल कितनी होंगी? ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 है तो भाई 10 कर देना, आंसर आ ही जाएगा। ये पुराना तरीका है भाई, ठीक है ना? अब ये सबको पता होगा, अब इसमें क्या ही बताएं, कुछ नया तो है नहीं। लेकिन नया क्या है? नया अपना कॉन्सेप्ट है वेटेड एवरेज वाला। क्या? 70 82 83 90 78 72 85 यानी कि सारी की सारी चीजें जो हैं वो 70 और 80 के बीच में घूम रही है, 70 और 90 के बीच, क्योंकि 90 भी तो रखा ना भाई। ठीक है, मैं कोई एक वैल्यू मान लूं, मैं मान लूं कि भाई 80 मान लिया मैंने, कि 80 में ही एवरेज है। ठीक है, ये 80 से कितना कम है भाई? ये 80 से कम हो गया 7, ये 2 ज्यादा है, ये 7 ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये हो गया भाई 2 कम, ये हो गया भाई ओ माय गॉड 8 कम, ये हो गया भाई 5 ज्यादा, ये हो गया 5 ज्यादा, ये हो गया भाई 3 ज्यादा, ये हो गया 5 कम। चलो जी, अब क्या करो? अब भाई या तो टोटल वोटल कर लो या फिर इसको काट पीट दो। तो काटने वाला आसान है, क्यों? क्योंकि जितना छोटा काम करे उतना आसान है। चलो जी, देखो इस 7 से ये प्लस का 7 गया, -2 से ये 2 चला गया। चलो जी भाई, इसके अलावा क्या है? ये माइनस का 8 और ये 5 कितना हो गया भाई? 13 है, माइनस का 13, 5 5 10 और ये +13। चलो जी, इनसे ये वाला कट गया भाई, तो क्या बच गया? प्लस का 10 बच गया। चलो जी, यानी कि 10 बच गया, तो प्लस का 10 है तो 10 हो गया। ठीक है जी, अब इस 10 को क्या बात करना है? ये 10 बटेगा किस में? बटेगा टोटल ऑब्जर्वेशन में। टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/10 किया तो आंसर कितना आ गया? 1। यानी कि हर बंदे को एक एक मिल जाएगा, यानी कि हमने जो मानना है उसमें एक जुड़ जाएगा, और ये बन गया 81। 81 हमारा राइट आंसर होगा। अब चाहो ना पुराने देसी तरीके से कर लेना, इन सभी का टोटल करना, उसको 10 के बाद डिवाइड करना, तो कहानी जो बन रही होगी वो 81 ही बन रही होगी। और इन सभी का टोटल करोगे तो बेटा कितना बनेगा? मैं आपको बता दूं, 810 बनेगा, उसको 10 से डिवाइड करोगे तो 81 ही आंसर आएगा। चाहो तो चेक कर लेना भाई। ठीक है जी, तो ये होता है वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट। अब इसमें हल्का सा ना चेंज कर दिया जाए, यानी कि तो सिंपल भाषा हो गई, अब इसी भाषा को यदि थोड़ा सा मुश्किल बना दिया जाए, यानी कि इस तरीके का। क्या? हम तो डीआई पढ़ रहे हैं भाई, डीआई का मतलब ही क्या है? डाटा टेबल। की डाटा टेबल होगी, कोई ना कोई टेबल हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, कोई ग्राफ हो सकती है, कोई लाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तो इस पर काम करना है ना, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे करेंगे? यहाँ पर भी वही बात है। क्या? दो तरीके, कौन सा भाई? एक तो यही 83 × 3 कर दो, उसके बाद 89 × 6 कर दो, प्लस 78 × 1 कर दो, और बाय कितना? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 3 9 1 10, बाय 10 कर दो, आंसर आ जाएगा। या फिर क्या करो कि भाई हम तो ये देख ले कि इसकी एवरेज कितनी रही होगी। भाई 80 मान लो ना एवरेज, क्या फर्क पड़ता है? 80 85 कुछ भी मान लो यार आप लोग, ठीक है ना? 80 आ गया। चलो, कितना ज्यादा है भाई? 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 9 ज्यादा है। कितना ज्यादा हुआ भाई? सॉरी, कितना कम हुआ भाई? 2 कम हुआ। ठीक है, अच्छा एक बंदे के पास 3 ज्यादा है ना, तो 3 बंदों के पास कितना होगा? 3 बंदों के पास कितना होगा भाई? 9 ज्यादा होगा। चलो जी, एक बंदे के पास 9 ज्यादा है ना, तो 6 बंदों के पास कितना होगा? 56 ज्यादा हो, सॉरी सॉरी 54 ज्यादा होगा, 54 ज्यादा होगा भाई। चलो जी, एक बंदे के पास 2 कम है ना, तो एक बंदे के पास कितना होगा? 2 ही कम होगा। चलो जी, ये 2 कम हो गया। बाय कितना करना है? 10 कर दिया भाई। चलो, अब इसमें कितना है भाई? 54 - 2 यानी कि 52, 52 + 9 करेंगे तो ये बनेगा भाई 61। 61 को बांटना है 10 में, यानी कि अपना आंसर आ गया 6.1। यानी हमने जो मानना है, अच्छा आंसर किसका है? प्लस का है। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है मेरी जान, तो प्लस कर देंगे। अब इसमें प्लस कर दिया 6.1, तो हमने जो मानना वो गलत मानना, एक्चुअल होना चाहिए था 86.1 आना चाहिए था। अब इनका टोटल वोटल करके देखो, कहाँ इतना टाइम लगा और कहाँ ये टाइम लगा। क्यों? क्योंकि 89 को गुना करोगे भाई, 78 को गुना करोगे, 83 को गुना करोगे, लेकिन यहाँ पे यहाँ 3 9 2, अरे 1 से 9 तक हम काम नहीं कर सकते क्या? बताओ भाई, 1 से 9 तक काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान के चलो 1 से 20 तक भी आ जाता, क्या 1 से 20 तक काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते भाई। अरे कर लेंगे भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई, बड़ा आसान आसान सा डाटा है। चलो जी, यदि ऐसी बात है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, तो अगला क्वेश्चन जो होगा सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट वीडियो को रोक के, प्लीज यार आप 2 मिनट वीडियो को रोक के इसको सोल्व करके देखें। अगर आपको समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बता रहा हूँ ना आपको भाई। क्या? 71 72 68 मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को इन सभी का एक बीच का नंबर मानना है, मैंने बीच का मान लिया 70 होगा भाई। ठीक है जी, कितना ज्यादा है?
एक ज्यादा है, लेकिन कितने बंदे हैं? दो बंदे हैं, यानी कि जब एक ज्यादा है बंदे दो हैं। तो एक मिनट, दूसरा कलर लेते हैं यार उससे पहले ना। चलिए जी, एक ज्यादा है, बंदे कितने हो गए? बंदे हो गए दो, यानी कि कुल मिलाकर दो ज्यादा हो गया ना भाई। मान लिया दो ज्यादा, ठीक है। ये कितना है? दो ज्यादा। 70 72 से, सॉरी सॉरी सॉरी, 70 से कितना ज्यादा है भाई? दो ज्यादा है। लेकिन दो तो एक बंदे के लिए ज्यादा है ना, यहाँ पे बंदे कितने हैं? तीन। तो तीन बंदों के लिए कितना ज्यादा होगा? तीन बंदों के लिए तुमने कहा कि सर ज्यादा होगा 6। चलो जी ठीक है। ये कितना कम है? ये कम है जी 2। एक बंदे के लिए दो कम है, और पांच बंदे के लिए कितना कम होगा भाई? पांच बंदे के लिए कम होगा 10। पक्का? ठीक है जी। कितनों में बटेगा ये जो हेर फेर हुआ है, ये कितने में बटेगा? तीन दो पाँच, पाँच और पाँच 10, यानी कुल मिलाकर 10 बंदों में बटेगा। चलो जी बिल्कुल ठीक है। छः दो आठ, प्लस 8 माइनस 10 बाय 10, ठीक है जी। अब यहाँ से आंसर कितना आ गया? यहाँ से आंसर आ जाएगा भाई -2। -2 डिवाइड बाय 10, जिसके नीचे जी 10 होता है, इसका मतलब उसकी काम बड़ा आसान है। तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा। कितना माइनस होगा? 0.2 माइनस होगा। किस में से? 70 में से। तो 70 माइनस 0.2, आंसर आ गया मेरी जान 69.8 आंसर आ गया। अब इसको गुना गुना करते और 69.8 आता तो भाई कैलकुलेटिव तो बहुत ज्यादा था ये। और दो खास बात क्या हुई कि यहाँ पर पॉइंट बन गया। पॉइंट बन गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई चीजें पॉइंट में आ चुकी हैं, कैलकुलेटिव हो चुकी है, मुश्किल हो चुकी है। लेकिन ये तरीका बड़ा आसान है। अब भाई ये तो आपको लिख के समझाया है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते। एक ज्यादा दो के लिए इसका मतलब यहाँ से दो आ गया, ये दो ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ से छह आ गया। छह दो आठ हो गया, और ये दो कम हो गया, इसका मतलब ये पांच गुना तो 10 हो गया, यानी कि छह इधर से आठ ज्यादा, इधर से 10 कम होगा, यानी कि कुल मिलाकर दो कम होगा। दो कम होगा 10 बंदों पर, यानी कि 0.2 कम होगा। तो 70 माइनस 0.2, काम खत्म। 69.8 अपना आंसर आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ फटाफट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया भाई अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस और उसके कॉन्सेप्ट का। प्रॉफिट एंड लॉस जैसा कॉन्सेप्ट भी यहाँ बेटा यहाँ पे कभी ना कभी यूज हो जाता है। कैसे? कोई टेबल वेबल दे रखी है, कोई डीआई दे रखा है, उसमें दे रखा है भाई उसने सेल करी, उसने मार्केटिंग करी, उसका ये खर्चा हुआ, उसको नुकसान हुआ, उसको फायदा हुआ, ऐसे क्वेश्चन दे रखे होंगे। और आपने अगर हल्का फुल्का भी डीआई का कोई भी एग्जाम देखा हो, मान के चलो कोई भी 10 एग्जाम देखे हो आपने डीआई जिसमें आए हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर देखा, तो वहां पर एक आधा आपको क्वेश्चन ऐसा देखने को मिला कि उसने चीजें बेची हैं, खरीदी हैं, प्रोड्यूस की हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फायदा नुकसान ही तो हो रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस ही तो हो रहा होगा, तो वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब उस कॉन्सेप्ट की बात है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं कैसे? मान के चले कि कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु की कीमत है भाई 20,000 रुपए, प्रॉफिट उस पर कमाना है 20%। मान के चले मेरे को कोई चीज भाई 20,000 रुपए की पड़ी है, मैं चाहता हूँ कि मैं यार कम से कम आज के समय में यार 20% तो फायदा हो मेरा कम से कम इसमें। तो मैं उसका 20% निकाल लूं कि भाई मेरा 20% फायदा होना चाहिए, तो मैं इसको कितने में बेच दूंगा? तो भाई ये कितना हो गया? 2 गुना 2, ये हो गया भाई 4। तो इसका मतलब 4, और ये हो गया 1 2 3 4, तो इसका मतलब 4,000। तो मैं उसको 4,000 रुपये ज्यादा बेचूंगा, यानी कि 4,000 रुपये बढ़ा के बेचूंगा। तो 20,000 की चीज पे मैंने 4,000 रुपये बढ़ा दिए भाई, तो मैं अब कितने की बेच रहा हूँ उसको? जाहिर सी बात है मैं 24,000 रुपये की बेचूंगा, ताकि मेरे को 20% फायदा कमाना हो। वही भी 25% होता तो कितना फायदा होता? तो भाई 25 लिख लो, 1/4 आ जाता, उसको काटते 5 आ जाता, 20,000 प्लस 5,000 तो 25,000 आ जाता। क्या फर्क पड़ गया? मान के चलो 1/6% प्रॉफिट कमाना है उसको, तो 1/6 आ गया, तो इसको गुना भाग कर लो भाई, डिवाइड डिवाइड कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। अब 20,000 में जो आंसर है उसको जोड़ के बता कीमत का पता लगा लेना, कि भाई वो इतने रुपए पे उसको सेल कर देगा, तभी तो 20% फायदा कमा पाएगा ना भाई। सेलिंग प्राइस है ही क्या? जो कीमत पड़ी है, कोई चीज मेरे को 100 रुपए की पड़ी, उसमें मैं अपना कुछ फायदा भी तो देखूं भाई, 20 रुपए का अपना फायदा देखो, तो कितने की बेचूंगा? 120 की तो बेचूंगा ना भाई। बस वही बात यहाँ पे परसेंटेज के फॉर्म में, डाटा के फॉर्म में लिखी गई है। यहाँ पे जो बात है भाई वो देसी तरीके से अपने दुकान वाला हिसाब जो होता है उससे मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है भाई। चलिए जी, इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब आपको मैं ओवरव्यू देता हूँ कि भाई हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हर वीडियो के ऊपर मैं लिख दूंगा कि भाई ये बैंकिंग के लिए है, ये एसएससी के लिए है, या दोनों के लिए है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो वीडियो को ओपन करके देख लेना। मान के चलो आप एसएससी के बच्चे तो सिर्फ एसएससी वाली देखना। मान के चलो आप बैंकिंग का भी एग्जाम देना है, आपको आपको इंश्योरेंस का एग्जाम देना है, आपको डीटी प्लस भी देना है, आपको रेलवे का एग्जाम देना है, तो भाई आप आगे वाली एक आधी वीडियो और देख लेना, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। चलिए जी। तो मैं आपके बाप से बात कर रहा था भाई कि क्या क्या चीजें हैं। चलो इसको ना ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, यहीं पे लिख के बता देता हूँ। देखो ये क्या है? ये लाइन जैसा आपको दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है भाई लाइन ग्राफ।
ठीक है, ये क्या है? ये टेबल की फॉर्म में है तो इसको बोला जाता है भाई डाटा टेबल। डाटा टेबल, टेबुलर डाटा। ठीक है, टेबलर का मतलब वही टेबल और डाटा का मतलब डाटा। ठीक है जी। इसको बैंकिंग की कुछ किताबें ऐसी हैं जो इस फॉर्म का नाम अलग लिखती हैं, वो लिखती हैं इसका नाम बॉक्स डीआई। ठीक है, बॉक्स डीआई कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें देखो बेटा बॉक्स में होती है ना, तो इसको बॉक्स डीआई बोल देते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, बॉक्स डीआई नया नहीं है, कुछ ऑथर ने नाम लिख रखा है इसका। वो भी बैंकिंग की किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि इसका नाम आपको बॉक्स डीआई देखने को मिलेगा, लेकिन एसएससी वेसएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे डाटा टेबल या टेबुलर डाटा, बॉक्स डाटा ही होगा। खैर, सोल्व करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ नाम अलग अलग है। हो सकता है आपका घर पे नाम कुछ और, असली नाम कुछ और, तो वहीं यहाँ पे बकवास बात लिखी गई है। ये क्या है भाई? ये हो गया भाई अपने आप में बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में बार सी बनी होंगी। ये हो गया भाई अपने आप में हिस्टोग्राम। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में ज्यादा फर्क नहीं है भाई। बस इतना है कि यहाँ पे आप लोगों को गैप देखने को मिलेगा भाई, चाहे वो बीच में हो चाहे वो शुरू में हो। लेकिन हिस्टोग्राम में आप लोगों को वो सारा का सारा गैप जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। ये आपको कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया है। आगे समझा देता हूँ। ये क्या है भाई? ये हो गया आप लोगों के लिए पाई चार्ट। पढ़ने वाले हैं हम लोग। ये बैंकिंग के काम का है, इसको बोला जाता है भाई मिक्स्ड डीआई। मिक्स्ड डीआई। मिक्स्ड डीआई में क्या होता है? दो चीजें गिवन होती हैं, दो चीजों को मिलाकर क्वेश्चन बना दिया जाता है। जैसे कि भाई क्या है इसमें, देखो पाई चार्ट हो गया, प्लस उसने क्या किया है, प्लस उसने हिस्टोग्राम सॉरी बार ग्राफ को उसने ऐड कर रखा है। बस पढ़ेंगे ये टाइप भी हम। ठीक है ना, घबराने की बात नहीं है भाई, पढ़ेंगे हम ये टाइप। लेकिन अभी तो मैं आपको क्या ही बताऊं। ये क्या है? ये है भाई रेडार टाइप। जस्ट एक सेकंड रुके बेटे आप लोग। चलिए, ये क्या है? रेडार टाइप हो गया, जो कि अपने एग्जाम में है, सिलेबस सॉरी चैप्टर का पार्ट है, तो पढ़ाऊंगा। लेकिन बैंकिंग के एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, एसएससी में तो खैर दिखेगा दिखेगा ही नहीं। एसएससी में भाई ये भी नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा, एसएससी में ये भी नहीं दिखेगा, और ये बैंकिंग में भी नहीं आए हैं भाई। ठीक है ना, बैंकिंग में भी ये चीजें नहीं आई हैं, नहीं पूछी गई हैं। लेकिन चैप्टर का पार्ट है तो भाई मैं तो पढ़ाऊंगा। हो सकता है कोई टीचर पढ़ाता भी हो सकता है कोई टीचर ना भी पढ़ाता हो, तो आप लोग समझ जाएं कि भाई हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है मिसिंग डीआई। मिसिंग डीआई भी बैंकिंग का है। हाँ भाई, बैंकिंग में एक आध बार पूछ रखा है मिसिंग डीआई। एसएससी के पर्पज से काम का नहीं है, ना अब है ना 2-3 साल के बाद है। मिसिंग डीआई क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ एक डाटा यहाँ पे मिसिंग है। देखो आप जब देखोगे तो भाई ये ब्लैंक है, ब्लैंक है, ये ब्लैंक हो गया, यहाँ पर ये ब्लैंक है, ये चीजें ब्लैंक हो गई बेटा। तो कुछ चीजें ब्लैंक हैं और उसी के से रिलेटेड कुछ बकवास बात इधर लिखी गई होंगी। बस उसी के आधार पर हमें क्या करना होगा, अपने आंसर का पता लगाना होगा। ठीक है जी। आगे क्या है भाई? पजल डीआई है। अब पजल डीआई है भाई, तो पजल डीआई एसएससी के भी काम का है, और बैंकिंग के भी काम का है, और किसी अदर एग्जाम के भी काम का है। क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए नाम लिख दिया जाता है पजल डीआई, लेकिन ये पजल डीआई नहीं है। ये है वेन डायग्राम का लैंग्वेज वाला टाइप, जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, लैंग्वेज वाला टाइप है ये। तो उसको हम वहां पढ़ चुके हैं, बस हो सकता है बैंकिंग वाले बच्चे ने ना पढ़ा हो, उनको पढ़ना होगा। मैं पढ़ाऊंगा भी भाई। क्यों? क्योंकि बेटा बैंकिंग में ना वेन डायग्राम चैप्टर ही नहीं है, और जब चैप्टर ही नहीं है तो मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब डीआई कराता हूँ तो उसमें इस चीज को कराता हूँ। तो अगर आप बैंकिंग से हैं तो भाई मैं उस चीज को बिल्कुल कराऊंगा ही कराऊंगा। ठीक है जी। तो चलिए अगली की बात करते हैं भाई, आगे क्या है। और आगे जो है बेटा, आगे तो खैर कुछ भी नहीं है, आगे तो सिर्फ आप लोगों को सिंपल सी बात है भाई, सेशन को पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें अपने बैंकिंग वाले दोस्तों के लिए जो भाई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनको शेयर कर दें। और कमेंट भी जरूर करके बताएं कि भाई आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने शुरू कर दिया, लेकिन भाई मैं डीआई से ही शुरू कर दिया, कि हो सकता है चलो किसी बच्चे को एसएससी के लिए समझना तो वो ऐसे उसको समझ आ जाए, बैंकिंग के लिए समझना तो उसको वैसे समझ आ जाए। तो सिलेबस जो है मैंने स्टार्ट कर ही दिया, धीरे धीरे आपको हर वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि हर रोज आपको वीडियो देखने को मिले या हर रोज आपको क्लास देखने को मिले। समय के साथ भाई मैं धीरे धीरे आप लोगों को चीजें कवर करा दूंगा। लेकिन हाँ, मैं आपको कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा रीजनिंग का, वो भी बैंकिंग के लिए। ठीक है जी। तो बस यहाँ पे तो इतना ही है। तो इंट्रोडक्शन का पार्ट जो है बेटा वो अपना पूरा पूरा यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहां पर भाई मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करूंगा आप लोगों का। वहां से क्वेश्चन नंबर 1 से मैं सीधा सीधा क्वेश्चन को
करना कराना स्टार्ट कर दूंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और आप लोग इसकी हल्की फुल्की भी प्रैक्टिस कर ले तो काम चल जाएगा। चलिए जी, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।